फिर आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट। हम देखना चाहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। जनरली हम बात करते हैं कि लाइट की नेचर आइदर वेव है या पार्टिकल है। फर्स्ट ईयर में जितने टॉपिक्स पढ़े थे वहां पे आपने कहा था कि लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपने जो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था वहां पे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन के बाद हमने कहा था कि लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही है, सॉरी एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो क्वांटम इफेक्ट भी एक ऐसा फिनोमेना है जो आपको बताएगा कि लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। क्वांटम इफेक्ट है क्या? लेट्स से आपके पास एक हाईली एनर्जेटिक फोटॉन है, लाइक एक्सरे फोटॉन है, वो जाके किसी इलेक्ट्रॉन को, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे है, नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन हम रेस्ट पे लेते हैं जो कि किसी भी ऑर्बिट में मौजूद है। अब जब ये फोटॉन जाके उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद किसी एक रास्ते पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, किसी दूसरे रास्ते पे फोटॉन चला जाएगा। अब जो फोटॉन है इनिशियली उसकी एनर्जी ज्यादा थी, स्ट्राइक करने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इनिशियली एनर्जी कम थी और बाद में एनर्जी उसके पास ज्यादा हो जाएगी। तो हम जो फोटॉन की वेवलेंथ चेंज हो रही है उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हम कुछ इस तरह से लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये लाइन एक्स एक्सिस है और ये लाइन आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ऐसे कि आपका इलेक्ट्रॉन इनिशियली लेट्स से यहाँ पे इस जगह पे मौजूद था, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसे हमने रेस्ट पे लिया हुआ। यहां से आपका एक्स रे फोटॉन आ रहा है और ये फोटॉन जाके कोलाइड करता है, स्ट्राइक करता है इस इलेक्ट्रॉन। स्ट्राइक करने के बाद किसी एक रास्ते पे चला जाएगा स्कैटर्ड फोटॉन और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन लेट से इस पाथ पे चला जाएगा यहां। तो अब यहां देखें, इनिशियली फोटॉन के पास एनर्जी ज्यादा थी, स्ट्राइक करने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियली एनर्जी कम थी, स्ट्राइक करने के बाद ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ हम इसका बेसिक देखते हैं कि पहली बात ये है, इस सारी कैलकुलेशंस में हम लोग इंटरेस्टेड है कि पहले जब फोटॉन की एनर्जी ज्यादा थी तो वेवलेंथ कम थी। जब ये स्ट्राइक करके यहां चला गया, अब इसकी एनर्जी कम हुई है, वेवलेंथ इसकी क्या हो जानी चाहिए? ज्यादा हो जानी चाहिए। अब जो चेंज इन वेवलेंथ मिला लाइक डेल्टा लैम्डा, ये हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं इस टॉपिक। इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस सॉल्व करेंगे। वो तीनों रिजल्ट्स जो आएंगे उनकी बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोटॉन की एनर्जी लिखते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय E is equal to hf। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है m नॉट c स्क्वायर और जो फोटॉन स्ट्राइक करके इधर चला गया क्योंकि इसकी एनर्जी चेंज हुई है तो इसकी एनर्जी बन जाएगी h f प्राइम। और इसी तरह से क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी रिलेशन mc स्क्वायर। तो यहां सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होनी चाहिए? इसकी और इसकी एनर्जी का सम। एनर्जी आफ्टर कोलिजन इसकी और इसकी एनर्जी का सम होना चाहिए। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एनर्जी ऑफ फोटॉन बिफोर कोलिजन इज hf प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इज m नॉट c स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन आफ्टर कोलिजन hf प्राइम प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
mc²। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, जो कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिला। क्लियर हो गया सबको? देन उसके बाद हम इसी के बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो सबसे पहले इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? शाबाश, गेस करें जरा। जो फोटॉन है, फोटॉन का मोमेंटम किसके बराबर होगा? जरा रेडी मुझे बता दें शाबाश जल्दी से, क्विकली। पहला पार्टिकल आपके पास फोटॉन है। फोटॉन के लिए मोमेंटम की वैल्यू आप लिखते होते हैं ये hf डिवाइडेड बाय c होता है, ठीक है? तो मैं मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस देख रहा हूं, फोटॉन क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है तो उसका मतलब इसका y कंपोनेंट कोई भी नहीं है। तो अगर y कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन अलोंग एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज hf प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे रुका हुआ है, इट्स नॉट मूविंग, तो अगर ये नहीं मूव कर रहा तो स्टॉप बॉडी जो होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहां पे इसका जो मोमेंटम बनेगा वो hf प्राइम डिवाइडेड बाय c होगा, लेकिन इस hf प्राइम बाय c के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। अगर मैं थीटा ये बोलूं तो इसका x कंपोनेंट बनेगा hf प्राइम डिवाइडेड बाय c cos ऑफ थीटा। मैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन आफ्टर रोटेशन में लिखना चाह रहा हूं, जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्लस यहां पे इसका जो मोमेंटम आएगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होता है? v mv है, वो बनेगा mv cos ऑफ phi। थीटा वो एंगल था जो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा था, फाई मेरे पास वो एंगल है जो अलोंग नेगेटिव नहीं सॉरी एग्जैक्टली अलोंग एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन बनेगा। तो ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पे hf by c भी है, सो hf डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू hf प्राइम डिवाइडेड बाय c cos ऑफ थीटा प्लस mv cos phi। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई which is your equation number 2। फिर फर्दर उसके बाद अगर आप देखें यहां तक तो हमारे रिजल्ट्स बन गए। नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था अलोंग एक्स एक्सिस। अब दोबारा से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, कौन से एक्सिस पे करना चाहिए? y एक्सिस पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, वो रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा। अब फोटॉन अलोंग x एक्सिस जा रहा है, सो इनिशियली इसका कोई y कंपोनेंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है फोटॉन का मोमेंटम अलोंग y एक्सिस 0 है। जो इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन है वो रेस्ट पे, ना तो उसका कोई x कंपोनेंट है ना उसका कोई y कंपोनेंट है, तो इसका मतलब है अलोंग y एक्सिस फोटॉन का मोमेंटम भी 0 है, अलोंग y एक्सिस आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोमेंटम भी 0 है। लेकिन जब आप इधर आके देखेंगे तो इसका मोमेंटम hf प्राइम बाय c था, तो वो क्योंकि y कंपोनेंट है तो वो sin थीटा होना चाहिए, सो दैट मस्ट बी hf प्राइम डिवाइडेड बाय c sin ऑफ थीटा। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव है तो इट मींस दैट इट मस्ट बी माइनस mv sin ऑफ phi।
तो आप लिख सकते हैं कि एच एफ प्राइम डिवाइडेड बाय सी साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। सो हमारे पास 3 डिफरेंट रिजल्ट्स है। पहला वो रिजल्ट है जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके सॉल्व किया था। सेकंड वो है जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व किया था। और तीसरा वो रिजल्ट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस सॉल्व करके मिला था। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है उनको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट बनेगा जो आपको बताएगा 1/f प्राइम इज इक्वल टू 1/f प्लस h डिवाइडेड बाय m नॉट c स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब सारी इक्वेशन को हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं c के साथ। लाइक हमने पूरी इक्वेशन को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या बनेगा, इधर c डिवाइडेड बाय f प्राइम बनेगा, इधर बनेगा c डिवाइडेड बाय f प्लस इधर h c डिवाइडेड बाय m डॉट c स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos थीटा। ये c स्क्वायर से कट जाएगा। अब आपका फार्मूला होता है v f लैम्डा और c f लैम्डा। तो इसके मुताबिक अगर आप c बाय f देखें तो वो लैम्डा होता है, तो c डिवाइडेड बाय f प्राइम क्या होना चाहिए, लैम्डा प्राइम आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय f प्राइम की जगह लिखेंगे लैम्डा प्राइम, c डिवाइडेड बाय f की जगह क्या आएगा, लैम्डा आएगा, और उसके बाद प्लस h डिवाइडेड बाय m नॉट c इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ये बन जाएगा। अगर आप इस लैम्डा को उठा के इस साइड ले आए तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा को आप कहते हैं डेल्टा लैम्डा, और ये हम डेल्टा लैम्डा ही फाइंड करने के लिए ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे, इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब डेल्टा लैम्डा आपको बताएगा कि जो फोटॉन जाके स्ट्राइक हुआ था उसकी वेवलेंथ में कितना चेंज आया, और ये चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 माइनस cos थीटा पे। लाइक आपका जितना थीटा की वैल्यू है वो उस पे डिपेंड कर रहा होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा, cos 0 1 है तो वो मैक्सिमम चेंज होगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा cos 90 इक्वल टू 0 होता है, सॉरी मिनिमम चेंज होगा पहले वाले केस में। और जब थीटा 0 था cos 0 वाज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। 0 हुआ इसका मतलब है कोई चेंज नहीं हुआ, जो आपका फोटॉन जा रहा था वो रास्ते में किसी भी इलेक्ट्रॉन को कोलाइड नहीं किया और सीधा चला गया। और अगर ये 90 डिग्री होगा तो वहां पे मैक्सिमम चेंज होगा, जो रियलिटी में वैसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। तो ये आपका एंगल जनरली 0 से 90 के दरमियान कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। अब इसमें ये वैल्यूज जो हैं h डिवाइडेड बाय m नॉट c, h आपका प्लांक कांस्टेंट होता है, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद c स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर आप इन तमाम वैल्यूज को देखें, h डिवाइडेड बाय m नॉट c ये आपका कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको अगर आप h की वैल्यू पुट करें, उसके बाद नेक्स्ट m की वैल्यू पुट करें, h इज 6.602 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड्स, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 power minus 31 kg है, c स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। सारे को सॉल्व करें, आपका आंसर बनेगा 2.43 into 10 power minus 12। साथ यूनिट इसकी जो आ जाएगी वो मीटर आएगी, क्योंकि ये आपको लैम्डा की फॉर्म में मिलेगा। और इस कांस्टेंट का नाम हम रख लेते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ।
आपका फोटॉन है उसकी जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है वो एनर्जी डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ मेजर करें और ये पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट के बारे में अगेन एक और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। थैंक यू वेरी मच।